अब हम एक बार आते हैं पॉलिटिकल मैप में, इसी ब्राजीलियन हाईलैंड वाले क्षेत्र को देखते हैं पॉलिटिकल मैप में क्या इंफॉर्मेशन है। अब हम ब्राजीलियन हाईलैंड को, ये आपका पॉलिटिकल मैप है, इस पॉलिटिकल मैप में कुछ शहरों को देखते हैं जो ब्राजीलियन हाईलैंड से रिलेटेड हैं या जो ब्राजील वाले क्षेत्र से रिलेटेड हैं। हमने देखा कि ब्राजीलियन हाईलैंड का, ये पूरा ब्राजीलियन हाईलैंड का हिस्सा है। इस ब्राजीलियन हाईलैंड से हमने देखा कि कई नदियां निकल रही हैं, जिसमें 4 नदियां हमने मुख्य रूप से देखा, पराना, पराग्वे, साओ फ्रांसिस्को और तोकैंतीस को कई बार पारा नदी भी कहा जाता है, तो पारा। ठीक, ये 4 हमने देखा। अब आप एक चीज बताइए कि ये 4 नदियों का क्षेत्र है, तो इन नदियों के क्षेत्र का जो एरिया होगा वो ज्यादा प्रोडक्शन वाला होगा या उपजाऊ होगा। ठीक, और दूसरा ये ब्राजीलियन हाईलैंड है, यानी ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र है। तो कोई भी क्षेत्र जो ट्रॉपिकल एरियाज में हो और ऊंचाई पर हो, वहां की मिट्टी जो है वो एलुवियल टाइप की हो या नदियों के द्वारा लाए गए जो सेडिमेंट्स हैं उनके जमाव से बना हो, तो ऐसी मिट्टी कॉफी के प्रोडक्शन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए जो ब्राजीलियन हाईलैंड का एरिया है ये कॉफी की खेती के लिए या कहवा की खेती के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इस पूरे एरिया में कहवा के या कॉफी के बहुत बड़े बड़े बागान पाए जाते हैं और उन्हीं कॉफी के बागानों को यहाँ पर कहा जाता है फजेंडा। तो फजेंडा क्या है? कॉफी के बागान है, कॉफी गार्डन आप कह सकते हैं। ठीक, तो जो कॉफी के बड़े बड़े यहाँ पर प्लांट्स पाए जा रहे हैं, कॉफी के बड़े बड़े जो बागान पाए जा रहे हैं, उन्हीं को फजेंडा कहा जाता है। ये पहली बात हो गई। ठीक है, इसके बाद यहां पर आपको कुछ शहरों को देखना है, तो आप नीचे की तरफ से आइए तो आपको यहां पर एक शहर मिलेगा साओ पोलो। ठीक है, साओ पोलो की बात करें या साओ पोलो शहर की बात करते हैं, इसकी कुछ विशेषताओं को देखते हैं। तो साओ पोलो, सबसे पहली बात, इस पूरे क्षेत्र में कॉफी पैदा हो रहा है, तो वो कॉफी का निर्यात किया जाएगा। निर्यात करने के लिए कोई एक शहर केंद्र बनेगा, सेंटर बनेगा। वो सेंटर कौन सा शहर है? वो है साओ पोलो। साओ पोलो का अगर आप लोकेशन देखेंगे तो तट से हल्का सा अंदर की तरफ है ना, एग्जैक्टली तट पर नहीं है, तट से हल्का सा अंदर की तरफ है। तो साओ पोलो एक सेंटर बनता है इस पूरे कॉफी के सेंटर के रूप में, कॉफी के मार्केट के रूप में। ठीक, दूसरी बात, ये जो साओ पोलो है ये साउथ अमेरिका का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है, मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का और साथ ही साथ ब्राजील का भी। तो साओ पोलो की दूसरी विशेषता, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है। तीसरी चीज, ज्यादा जनसंख्या है और साथ ही साथ इस वाले एरिया में कॉफी के साथ साथ सूती वस्त्र का भी उत्पादन हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो साओ पोलो शहर है ये रेडीमेड जो गारमेंट्स होते हैं इनके उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसीलिए साओ पोलो को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ ब्राजील। ब्राजील का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर का मतलब होता है कि वो क्षेत्र हमेशा सूती वस्त्र उद्योग, यानी जो कॉटन इंडस्ट्रीज हैं, रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्रीज हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा जो फेमस होता है उसको मैनचेस्टर कहा जाता है। क्योंकि मैनचेस्टर अपने आप में सूती वस्त्र उद्योग का हब हुआ करता था, इंग्लैंड का एक शहर है। तो उसी के नाम पर दुनिया का कोई भी क्षेत्र जो मैनचेस्टर या सूती वस्त्र के लिए विख्यात होता है उसको वहां का मैनचेस्टर कह दिया जाता है। जैसे भारत का मैनचेस्टर सूरत है ना, या पूर्वी क्षेत्र में देखेंगे तो कानपुर मैनचेस्टर के नाम से फेमस है, पूर्वी भारत का। ठीक, तो इस तरीके से साओ पोलो जो है वो ब्राजील का मैनचेस्टर है। ठीक है, इसके अलावा साओ पोलो एक पोर्ट के रूप में था। कॉफी के जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो सारा का सारा कॉफी साओ पोलो लाया जाता है और साओ पोलो से ही एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन साओ पोलो जो बंदरगाह है उस पर दबाव बहुत ज्यादा पड़ गया, जिसकी वजह से इसका दबाव कम करने के लिए साओ पोलो के तट पर एक और बंदरगाह का डेवलप किया गया जिसका नाम है सैंतोस।
सैंतोस पोर्ट बनाया गया। किस लिए बनाया गया? तो साओ पोलो जो बंदरगाह है उसके भार को कम करने के लिए, उसके लोड को कम करने के लिए तो सैंतोस पोर्ट बनाया गया। अब ये जो सैंतोस पोर्ट है ये पूरी दुनिया में कॉफी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर पोर्ट के रूप में फेमस है, इसीलिए इसको कॉफी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। विश्व की कहवा राजधानी नाम से फेमस है ये सैंतोस शहर। ठीक है, यानी ब्राजीलियन हाईलैंड के एरिया में कॉफी का उत्पादन हुआ, वो कॉफी आएगा साओ पोलो। साओ पोलो से रेल लाइन से जुड़ा हुआ है सैंतोस। ठीक, तो साओ पोलो से रेलवे के द्वारा संतोष तक लाया जाएगा वो पूरा का पूरा कॉफी, और जिस रेलवे में लाया जाएगा उस रेलवे को ही कह दिया जाता है कॉफी रेल। ठीक है, क्योंकि वहां पर रेलवे का विकास ही मुख्य रूप से कॉफी का सैंतोस तक ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हुआ है, इसलिए इसको कॉफी रेल की संज्ञा दी जाती है। तो साओ पोलो से सैंतोस के बीच में कॉफी रेल चलेगी, और ये जो सैंतोस है ये कॉफी का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर पोर्ट के रूप में फेमस है, इसलिए इसको कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। ये सैंतोस की बात हो गई। ठीक है, यहां तक कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गई, हमने साओ पोलो की बात कर ली और साथ ही साथ हमने सैंतोस की बात कर ली। अब हम थोड़ा सा और साओ पोलो के आप थोड़ा सा ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको एक शहर और दिख जाएगा जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो। ठीक, रियो डी जेनेरियो है, और इसके ऊपर थोड़ा अंदर की ओर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ब्राजीलिया। ठीक, जहां पर रियो डी जेनेरियो है उसी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो बेलो होरिजोंते आपको दिख जाएगा, जो हमने आपको बताया कि वो एक आयरन माइन के रूप में फेमस है, लोहे की खान के रूप में फेमस है। रियो डी जेनेरियो की बात करें तो रियो डी जेनेरियो प्राचीन राजधानी है ब्राजील की। ठीक है, पहले ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो हुआ करता था, वर्तमान में जो ब्राजील की राजधानी है वो ब्राजीलिया है। ठीक है, तो वर्तमान में ब्राजीलिया राजधानी है ब्राजील की। ठीक, रियो डी जेनेरियो, ये रियो डी जेनेरियो क्षेत्र जो है ये फेमस है, यहीं पर दुनिया का जो इन्वायरमेंट के लिए सबसे बड़ा समिट हुआ था जिसको अर्थ समिट कहते हैं। अर्थ समिट 1992 में हुआ था, वो अर्थ समिट यहीं रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और इसी अर्थ समिट का परिणाम है कि आपको क्लाइमेट चेंज के लिए UNFCCC निकला था। ठीक है, तो UNFCCC क्लाइमेट चेंज के लिए जो संस्था बनी थी वो इसी अर्थ समिट से बनी थी। इसके अलावा आप देखेंगे तो UNCBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो जो जैव विविधता के बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए काम करने वाली एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इसी रियो अर्थ समिट से निकला था जो 1992 में हुआ था। इसके अलावा इसी से आपका एजेंडा 21 निकला था, एजेंडा 21 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में जाना जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसी एजेंडा 21 का एक रूप था MDG यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, वही आगे चलकर बन गया SDG। ठीक, तो SDG जो 15 साल के लिए है, 2015 से 30 तक के लिए। ठीक, तो ये SDG। इसके अलावा डेजर्टिफिकेशन के लिए UNCCD बना था, UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ये 4 मेजर जो काम हुए थे पर्यावरण के क्षेत्र में, वो चारों के चारों इसी अर्थ समिट से आए थे, और ये अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अब ये जो मैंने आपको चीजें बताई, ये आपको इन्वायरमेंट का सेक्शन जब पढ़ाया जाएगा, पर्यावरण का सेक्शन, तो वहां पर आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, रियो डी जेनेरियो के ऊपर ब्राजीलिया है, ब्राजीलिया जो ब्राजील की राजधानी है वर्तमान समय में। ठीक है, तो ये हो गई ब्राजीलियन हाईलैंड के क्षेत्र में जो मुख्य शहर हैं उनकी बात। इसके थोड़ा सा और आगे आएंगे तो यहां पर आपको एक रेसिफ नाम का शहर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ब्राजील जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो गन्ना का उत्पादन भी करता है ना, इसीलिए चीनी के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है, और वो पूरा का पूरा क्षेत्र यही ब्राजीलियन हाईलैंड का ही क्षेत्र है।
ठीक। तो इस पूरे एरिया में गन्ना की खेती होती है और गन्ना की खेती होने की वजह से शुगर इंडस्ट्रीज ग्रो करती है, शुगर का एक्सपोर्ट भी करना होगा। तो ये जो रेसिफ है ये चीनी के एक्सपोर्ट के लिए फेमस है या चीनी निर्यात के लिए प्रसिद्ध एक प्रमुख बंदरगाह है। ठीक, ये हो गई ब्राजील की बात। अब हम इसी में थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक बार और आते हैं फिजिकल मैप में। ठीक है, फिजिकल मैप में आएंगे तो ये हमने ब्राजीलियन हाईलैंड की बात कर ली, ब्राजील के रीजन में जो मुख्य शहर थे या जो चीजें आपको जाननी थी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी बात हमने कर ली। अब हम बात करते हैं ठीक है, अब ब्राजीलियन हाईलैंड की बात हो गई। ब्राजीलियन हाईलैंड से ऊपर अगर आप आएंगे तो यहां पर आपको दिखेगा गुयाना हाईलैंड, गुयाना हाईलैंड। ठीक है, गुयाना हाईलैंड की अगर हम बात करें, ये जो गुयाना हाईलैंड है ये वेनेजुएला से शुरू होकर आपका फ्रेंच गुयाना तक का पूरा जो क्षेत्र है वहां फैला हुआ है। देशों को अगर आप देखना चाहें तो आप यहां पर इस मैप में देखें, ये है वेनेजुएला, ये है वेनेजुएला और ये है फ्रेंच गुयाना। इस पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है गुयाना हाईलैंड का क्षेत्र। ये गुयाना हाईलैंड का जो क्षेत्र ये भी स्ट्रक्चर के रूप में देखेंगे, कंपोजिशन के रूप में देखेंगे तो ये भी ब्राजीलियन हाईलैंड का ही हिस्सा है या ब्राजीलियन हाईलैंड का ही भाग है। ठीक है, अब इस ब्राजीलियन हाईलैंड इस गुयाना हाईलैंड की हम बात करें तो इस गुयाना हाईलैंड में भी आपको एक दो चीजें जानना है। सबसे पहली चीज क्या है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो वेनेजुएला है, वेनेजुएला में देखेंगे तो एक जलप्रपात मिलेगा जिसका नाम है एंजल फॉल, एंजल फॉल्स। ठीक, एंजल फॉल्स जो कि वेनेजुएला में है। एंजल फॉल्स दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल है एंजल फॉल, जो किस नदी बेसिन में है, तो ये एंजल फॉल है बेसिकली ओरिनिको नदी बेसिन में। ओरिनिको एक्चुअली डायरेक्ट ओरिनिको नदी पर नहीं है, ओरिनिको की एक सहायक नदी है चुरुन, या ओरिनिको की एक सहायक नदी है जिसका नाम है कैरो, और कैरो की सहायक है चुरुन। तो ये चुरुन रिवर पे बेसिकली है एंजल फॉल्स, तो चुरुन रिवर पे है, लेकिन चूंकि चुरुन रिवर जो है वो ओरिनिको रिवर बेसिन का हिस्सा है, इसलिए सामान्यतः जब भी क्वेश्चन पूछा गया है तो यही पूछा गया है कि एंजल फॉल किस नदी बेसिन में है, तो ओरिनिको नदी बेसिन में। आप ध्यान रखिएगा, ओरिनिको नदी की एक सहायक है कैरो, कैरो की सहायक है चुरुन, तो डायरेक्टली इस चुरुन रिवर पर बना हुआ है ये एंजल फॉल, लेकिन वो ओरिनिको बेसिन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ओरिनिको बेसिन में आपको दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात मिल जाएगा जो कि है एंजल फॉल्स। ठीक है, इसके बाद तो चूंकि ये जलप्रपात जो है वो ओरिनिको नदी पर है तो ओरिनिको नदी की बात कर लेते हैं। तो ओरिनिको रिवर बेसिन आप यहां से देखिए, ये गुयाना हाईलैंड से इस तरीके से निकल रही है और उस गुयाना हाईलैंड से निकलने के बाद यहां से जाकर अटलांटिक ओशन में अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है, अटलांटिक ओशन में जाकर गिरती है। ठीक है, इसके बाद इसी ओरिनिको नदी बेसिन में अगर आप देखेंगे तो घास का एक मैदान पाया जा रहा है वेनेजुएला के क्षेत्र में यहां पर, और इस घास के मैदान को कहा जाता है लानोस। तो वेनेजुएला में जो घास के मैदान है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, उस ग्रासलैंड को कहा जाता है लानोस। ठीक है, तो ये हो गया आपका लानोस, ट्रॉपिकल घास का मैदान है जो कि वेनेजुएला में है, ओरिनिको नदी बेसिन के ही क्षेत्र में। इसी जगह पर आप देखेंगे कोस्ट के पास, कोस्ट के पास जहां पर आपको कोस्ट रेंज लिखा मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए ये कोस्ट रेंज मिल जाएगा, और कोस्ट रेंज के पास में आपको लेक मरकैबो मिल जाएगा। लेक मरकैबो, लेक मरकैबो भी वेनेजुएला के क्षेत्र में है, और लेक मरकैबो जो है वो साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसका सबसे बड़ा लेक है, सबसे बड़ी झील है। साथ ही साथ लेक मरकैबो का जो पूरा का पूरा एरिया है वो क्रूड ऑयल की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खनिज तेल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल के रिजर्वायर कहाँ पाए जा रहे हैं, तो वेनेजुएला में। ठीक, तो वेनेजुएला में कहाँ, तो उसी लेक मरकैबो के ही क्षेत्र में ये पूरा का पूरा क्रूड ऑयल पाया जाता है। ठीक है, तो ये
हमने बात कर ली गुयाना हाईलैंड, उसके पास में जो भी चीजें आपको ध्यान रखने लायक है उसकी बात। ठीक, तो हमने मोटा मोटी पूरे साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसकी चीजें देख ली। ठीक, अब हमें एक दो चीजें और आपको देखना है जो कि हम अभी देख लेते हैं इसी समय। ठीक है, अब हम यहां पर आप आइए पेरू वाले क्षेत्र में। यहां पर हमने देखा था पेरू का क्षेत्र, पेरू के क्षेत्र से ही आपको एक नदी निकलती मिलेगी। ये देखिए यहां से, इसी क्षेत्र से आपको एक नदी निकलती मिलेगी जिसका नाम है अमेजन। तो पेरू में जो एंडीज माउंटेन एरिया है उसी से एक नदी निकलेगी जो कि अमेजन नदी है। वो नदी यहां से होते हुए ये जाकर अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। ठीक है, ये जो अमेजन रिवर है ये है आपका अमेजन रिवर। अमेजन रिवर, अमेजन रिवर की बात करें तो ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली कौन सी है? तो नील नदी है जो साउथ अफ्रीका में है, या दक्षिण अफ्रीका नहीं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। अफ्रीका कहना ज्यादा अच्छा है, अफ्रीका महाद्वीप में है। और दूसरे नंबर पे अमेजन नदी है जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। अगर आप वाटर वॉल्यूम कितना लेकर फ्लो कर रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अमेजन दुनिया की सबसे ज्यादा वाटर वॉल्यूम वाली रिवर है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन। किस हिसाब से? तो वाटर वॉल्यूम कितना ले जाकर समुद्र में डिस्चार्ज कर रहे हैं उसके हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, और लेंथ के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी। अमेजन नदी की बात करेंगे तो इसकी दो सहायक नदियां मुख्य हैं। एक इधर से अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर वाले साइड से एक नदी आएगी जिसका नाम है निग्रो, और दूसरा दक्षिण साइड से या दाहिने साइड से एक नदी आएगी जिसका नाम है, ये आप देखिए यहां से पूरा ये है, ये आपकी है मैदिरा। तो मैदिरा जो है वो सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है अमेजन की, और निग्रो दूसरी प्रमुख ट्रिब्यूटरी है इस अमेजन नदी की। ठीक है, अब ये जो मैदिरा है ना, ये मैदिरा और निग्रो दो प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक, ये नदी जिस पूरे एरिया से गुजर रही है अमेजन नदी, वो एरिया देखेंगे आप इक्वेटोरियल एरिया है, इक्वेटर का क्षेत्र है, इसलिए बारिश बहुत ज्यादा है। ठीक है, और यहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जा रहा है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो अमेजन रिवर के क्षेत्र में जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनको कहा जाता है सेल्वास। सेल्वास, सेल्वास क्या है? तो अमेजन नदी घाटी में, अमेजन रिवर बेसिन में पाए जाने वाले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को सेल्वास कहा जाता है। ठीक, और एंडीज जो पर्वत है यहां पर, ये देखिए ये एंडीज पर्वत है, इस एंडीज पर्वत का ईस्टर्न जो स्लोप है उस ईस्टर्न स्लोप पर इन्हीं सेल्वास को मोन्टाना कहा जाता है। मोन्टाना, प्रश्न पूछा जाए कि मोन्टाना क्या है, तो मोन्टाना एंडीज के पूर्वी ढाल पे ईस्टर्न स्लोप पर पाए जाने वाले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं। सेल्वास क्या है? तो अमेजन रिवर बेसिन में पाए जाने वाले जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है वो सेल्वास नाम से जाने जाते हैं। अब ये जो अमेजन नदी का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ट्रॉपिकल क्षेत्र में है, इसलिए इस पूरे क्षेत्र में रबर के पौधे, रबर की जो वनस्पतियां हैं वो बहुत ज्यादा उगती हैं। ठीक, रबर का जो जीन पूल है वो भी इसी अमेजन के क्षेत्र में ही आता है। ठीक, इसलिए इस पूरे क्षेत्र में रबर का संग्रहण ज्यादा किया जाएगा, रबर को कलेक्ट ज्यादा किया जाएगा। रबर कलेक्ट करने के लिए इन्हीं निग्रो और मैदिरा नदियों के संगम के पास में एक शहर स्थित है जिसका नाम है मनोस। मनोस, ये शहर बेसिकली रबर के कलेक्शन के लिए मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है, उसी के लिए जाना जाता है। तो मनोस शहर रबर के कलेक्शन के लिए फेमस है। और अगर आप आगे आएंगे तो आपको तट पर एक बंदरगाह मिल जाएगा यहां पर जिसका नाम है बेलेम। ये बंदरगाह बेसिकली रबर के एक्सपोर्ट के लिए फेमस है। ठीक है, तो मनोस से रबर जो है वो कलेक्ट किया जाएगा, इसीलिए मनोस स्थल खंड के अंदर स्थित सबसे ज्यादा अंदर स्थित पोर्ट है ना। पोर्ट ज्यादातर कोस्टल एरिया में बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ पोर्ट रिवर्स में बनाए जाते हैं। जैसे भारत में हुगली रिवर
रिवर पर बना एक पोर्ट है जो कोस्ट से काफी अंदर होता है। तो कोस्ट से दुनिया में सबसे ज्यादा अंदर स्थित पोर्ट कौन सा है? तो यही मनौस है, ठीक, जो कि रबर का जो संग्रहण होता है, रबर का जो कलेक्शन होता है उसके लिए फेमस है। अब इस रबर के सेंटर से बाई बोट या इस अमेजन रिवर के थ्रू बेलम तक लाया जाता है और बेलम से उसका एक्सपोर्ट कर दिया जाता है इस पूरे क्षेत्र का। अमेजन नदी के माउथ के पास में अगर आप देखेंगे तो एक शहर मिलेगा जो अमेजन नदी के डेल्टा पर ही है, उसका नाम है मकापा, मकापा शहर। ये ध्यान रखना है आपको। एक बंदरगाह भी है जो अमेजन नदी के माउथ पर ही स्थित है। दूसरा, इक्वेटर पर दो मुख्य शहर की अगर बात की जाएगी साउथ अमेरिका के, तो इक्वेटर पर एक आपने इक्वेडोर की राजधानी क्विटो देखा था और दूसरा मकापा जो कि जो अमेजन नदी का डेल्टा है वहीं पर स्थित है, ठीक। इन्हीं चीजों को एक बार आप पॉलिटिकल मैप में देख लीजिए। देखिए यहां पर ये है आपका मनौस, देखिए ये है आपका मनौस, ठीक है। यहां से आपका ऐसे अमेजन नदी जा रही है, इस तरफ से निग्रो आई, इस तरफ से मैदिरा आई, इन दोनों के संगम के पास में यहां पर स्थित है मनौस शहर जो रबड़ के संग्रहण के लिए फेमस है। और यहां से देखिए ये है बेलम, ये बेलम एक पोर्ट है जो रबड़ के एक्सपोर्ट के लिए फेमस है, ठीक है। और जो मैं कह रहा था मकापा, ये देखिए मकापा शहर है जो अमेजन नदी के एकदम डेल्टा पर स्थित है और साथ ही साथ इक्वेटर एकदम इसी के पास से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये हो गई अमेजन रिवर की बात, ठीक। अमेजन रिवर के बाद आपको कुछ और रिवर्स के बारे में थोड़ी जानकारी रख लेनी है, ठीक है। तो कुछ और रिवर के बारे में जो जानकारी रखनी उसके लिए आपको इस मैप में आना पड़ेगा। इस मैप में देखिए एक एक करके रहते हैं रिवर्स को, ठीक है। सबसे पहले ब्राजीलियन हाईलैंड पर आइए, वहीं पर मेजर नदियां निकल रही थी जिनको आपको देखना है। तो ब्राजीलियन हाईलैंड से आपको एक नदी निकलती मिलेगी जिसका नाम है उरुग्वे, ठीक है, उरुग्वे नदी। यहां पर देखिए ये है उरुग्वे रिवर, यहां से ये निकल रही है उरुग्वे और आकर कहां गिर रही है? रिवर प्लेट लिखा है यहां पर, या रियो डीला प्लाटा नाम का एक जगह है, उस रियो डीला प्लाटा की खाड़ी में आकर गिरेगी ये उरुग्वे नदी। अब ये जो उरुग्वे नदी है इसकी एक विशेषता ये है कि ये 3 देशों की बॉर्डर बनाती है। वो 3 देश कौन कौन से हैं? तो ब्राजील, उरुग्वे और अर्जेंटीना। इन तीनों देशों की नेचुरल बॉर्डर का निर्माण करते हुए बहती है ये उरुग्वे रिवर जो ब्राजीलियन हाईलैंड से निकल के रियो डीला प्लाटा की खाड़ी में आकर गिरती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके अलावा ये जो उरुग्वे नदी है ये साउथ अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली कौन सी है? तो अमेजन है, अमेजन के बाद उरुग्वे रिवर है, ठीक है। इसके बाद उरुग्वे रिवर के बाद आइए तो आपको मिल जाएगी, अब ये जो उरुग्वे नदी आपने देखा, इसी उरुग्वे की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है पराग्वे, ठीक। उरुग्वे की ट्रिब्यूटरी है पराग्वे और इसी पराग्वे रिवर के तट पर पराग्वे की राजधानी स्थित है जिसका नाम है आसनसिन, ठीक। तो पराग्वे उरुग्वे की एक सहायक नदी है जिसके तट पर आसनसिन जो पराग्वे की राजधानी वो शहर स्थित है, ठीक। इसके बाद आप आइए, इसके बाद एक और नदी हमने देखा था जिसका नाम था पराना। यहां पर देखिए ये है पराना रिवर, ये भी ब्राजीलियन हाईलैंड से निकलेगी। इसी पराना रिवर पर इग्वाजू फाल है, इग्वाजू जलप्रपात है, ठीक है। तो पराना रिवर ब्राजीलियन हाईलैंड से निकली, इग्वाजू फॉल्स बनाते हुए यही पराना रिवर ये भी आकर कहाँ गिरेगी? आकर गिरेगी वहीं रियो डीला प्लाटा के पास में, उसी खाड़ी में जो ज्वार नदमुख जैसा एक खाड़ी है। तो रियो डीला प्लाटा के पास में आकर ये पराना नदी गिरेगी। पराना नदी की बात करें तो ये जो पराना नदी है ये पराग्वे और अर्जेंटीना की सीमा बनाती है, पराग्वे प्लस अर्जेंटीना, ठीक है।
तो पराग्वे और अर्जेंटीना की सीमा बनाती है ये आपकी जो पराना नदी है, और इसी पराना नदी पर इग्वाजू फॉल्स पाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये है पराग्वे रिवर जो कि उरुग्वे में ही जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो ये पूरी नदियां हो गई। आपने देख लिया पराना रिवर देख लिया, उरुग्वे देख लिया, पराग्वे देख लिया। यहाँ पर देखिए ये है साओ फ्रांसिस्को रिवर। साओ फ्रांसिस्को रिवर ब्राजीलियन हाईलैंड से निकलकर इस तरफ से होते हुए आपका अटलांटिक ओशन में जाकर गिर रही है। ठीक है, तो ये मुख्य नदियां हो गई जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आपको देखना है। ठीक है, इसके बाद यहीं पर जहां पर आपने देखा यहां पर एक क्रम आपको मिल जाएगा, वो कुछ खाड़ियां हैं, उन खाड़ियों का क्रम आपको एक बार देख लेना है कि वो उनका नॉर्थ टू साउथ क्रम क्या है। आप यहां पर आइए, देखिए यहां पर आपको एक तो रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी मिल गई, उसके बाद ये है बाहिया ब्लांका बे, ब्लांका की खाड़ी, फिर गल्फ ऑफ सैन मैटियास हो गया, गल्फ ऑफ सैन मैटियास के नीचे गल्फ ऑफ सैन जॉर्ज। ये 4 खाड़ियां आपको नॉर्थ टू साउथ क्रम में दिखी मिल जाएंगी, इनका नाम ध्यान रखिएगा। रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी है, फिर ब्लांका की खाड़ी है, फिर गल्फ ऑफ सैन मैटियास है, और फिर गल्फ ऑफ सैन जॉर्ज है, सैन जॉर्ज है। ठीक, यहीं पर देखेंगे जहां बाहिया ब्लांका है यहीं पास में एक नदी आकर गिरेगी जिसका नाम है कोलोराडो। तो कोलोराडो रिवर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में भी है। इसका मतलब कोलोराडो क्या है, तो कोलोराडो रिवर ना होकर एक इंसिडेंट है। यदि कोई एक नदी फ्लो करते हुए किसी एक डेजर्ट को पूरी तरीके से पार कर जाए या किसी एक ग्रासलैंड को पूरी तरीके से क्रॉस कर जाए तो उस नदी को, उस परिघटना को, उस इंसिडेंट को कोलोराडो परिघटना कहा जाता है। इसलिए यह कोलोराडो नदी है जो पूरे के पूरे पेंटागोनिया डेजर्ट कह लीजिए या पूरा का पूरा जो ग्रासलैंड है उसको क्रॉस करके आती है और बाहिया ब्लांका की खाड़ी में गिरती है। ठीक, तो ये मुख्य नदियां हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। खासकर क्या ध्यान रखना है, तो कौन सी नदी किस चीज का, किन देशों का बॉर्डर बना रही है और कहां पर जाकर गिर रही है। ठीक है, इसके अलावा जहां पर आपने ये ब्लैंका की खाड़ी देखा है इसी जगह पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक पेनंसुला मिल जाएगा जिसका नाम है वाल्देस पेनंसुला, वाल्देस प्रायद्वीप। ये जो वाल्देस प्रायद्वीप है अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में स्थित है और ये साउथ अमेरिका का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है। ठीक, तो वाल्देस प्रायद्वीप, वाल्देस पेनंसुला साउथ अमेरिका का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है जो कि अर्जेंटीना में स्थित है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मुख्य नदियां और साउथ अमेरिका की बात। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पर ब्राजीलियन हाईलैंड के पास में आएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा केप साओ रॉक। केप साओ रॉक का जिक्र हमने जब करेंट्स पढ़ाया था अटलांटिक ओशन को तो बताया था कि इक्वेटोरियल जो करंट है वो यहीं केप साओ रॉक से टकराकर 2 भागों में बंटती है, एक नॉर्थ में जाती है और दूसरी साउथ में आती है ब्राजीलियन करंट के रूप में। तो केप साओ रॉक ध्यान रखिएगा, ये जो ब्राजील का एकदम ईस्टर्न की ओर निकला हुआ हिस्सा है वही केप साओ रॉक है। ठीक है, तो ये हो गई बेसिकली आपका साउथ अमेरिका की पूरी बात जो कि हमने देख लिया डिटेल में, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। इन चीजों को आप 1-2 बार रिवाइज करिएगा। ठीक है, खासकर जो घास के मैदान हैं उन घास के मैदानों को। ठीक है, तो यहां पर ये नदियों का एक मैप है, नदियां यहां पर आप अलग से देख सकते हैं। देखिए ये है साओ फ्रांसिस्को, ये है आपकी अमेजन रिवर। ठीक है, ये अमेजन रिवर है, देखिए ये इधर से होते हुए जा रही है, यहाँ पर इसका अटलांटिक ओशन में गिर रही है। ये इसकी सहायक नदी है निग्रो और ये है मैदिरा जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक, तो ये 3 इधर ध्यान रखना है। एक वेनेजुएला में ये मैगडेलेना रिवर है। ठीक है, मैगडेलेना रिवर जो है वेनेजुएला के पास से एंडीज माउंटेन से निकलती है और जाकर कैरेबियन सी में गिर रही है। ठीक, दूसरी नदी वो ध्यान रखना है। तीसरी नदी ओरिनिको रिवर को ध्यान रखना है जो गुयाना हाईलैंड से निकलती है और गुयाना हाईलैंड से निकलकर बहते हुए जाती है अटलांटिक ओशन में, अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है। ओरिनिको रिवर बेसिन पर ही एंजल फॉल है जो दुनिया का सबसे ऊंचा फॉल है और इसके ग्रासलैंड का जो एरिया है उसको लानोस के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये 3 नदियां हो गई। चौथी नदी यहां पर देखिए यह है साओ फ्रांसिस्को
जो ब्राजीलियन हाईलैंड से निकलने के बाद अटलांटिक ओशन में जाकर गिर रही है, ये है साओ फ्रांसिस्को। ठीक है, फिर आपका ये देखिए, ये पांचवा है ब्राजीलियन हाईलैंड से निकल रही पराना नदी। ये पराना नदी इधर से आएगी, ये पराना रिवर है, ये आके रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी में आकर गिर गई। ठीक, इसी पराना की ये अमेजन के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। पराना की ही सहायक नदी है, देखिए ये है पराग्वे, जो पराना में ही आकर मिल जा रही है। ठीक है, तो पराना नदी हमने आपको बताया था कि पराना नदी पराग्वे और अर्जेंटीना का बॉर्डर बना रही थी। ये पराना नदी पराग्वे और अर्जेंटीना की, और पराग्वे रिवर की बात करेंगे तो पराग्वे रिवर के ही तट पर पराग्वे की राजधानी आसेनसिन स्थित है। ठीक है, इसके अलावा एक और नदी हमने बात की थी उरुग्वे की, इस मैप में तो नहीं है उरुग्वे रिवर बना हुआ, लेकिन वो भी यही ब्राजीलियन हाईलैंड से निकलती है, और ब्राजीलियन हाईलैंड से निकलने के बाद वो भी रियो डी ला प्लाटा के पास में, यहीं से इस तरीके से बहती हुई आती है रियो डी ला प्लाटा के पास में। ठीक है, तो रियो डी ला प्लाटा के पास में उरुग्वे रिवर आकर गिरती है। उरुग्वे रिवर की बात करेंगे तो ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे इन तीनों की सीमा बनाती है। ठीक है, तो ये मुख्य नदियां हैं। एक नदी तोकैंतिस की बात की थी, तो वो भी ब्राजीलियन हाईलैंड से निकलने के बाद जाकर अटलांटिक ओशन में गिरती है। ठीक, ये मुख्य नदियां हैं जिनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर हमने नीचे देखा था एक कोलोराडो रिवर, ये कोलोराडो हो गया। इतनी नदियां आपको ध्यान में रखना है। ये पूरी हमारी चर्चा रही साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में। आज के सेशन को यहीं पर रोकेंगे, अगले सेशन में हम एक और कॉन्टिनेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो जब तक रिवाइज करते रहिए, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।